अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स दोस्ती वीडियोस में टैक्स मास्टर क्लास में हमने एक ब्रेव एडवेंचर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम जून 2021 में हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किया। सितंबर में वो ख़त्म हुई। उसके बाद जो है अभी अक्टूबर में हमने जो है ना नवंबर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री ऑन विद होल्डिंग टैक्सेस स्टार्ट किया, और आज 22 नवंबर 2021 है। तो आप पार्ट 2 देख रहे हैं, और हमने कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स जो पाकिस्तान में है उस पे हमने कमेंट्री स्टार्ट की है। हम जो लॉज यूज़ करें, एक तो सेल्स टैक्स एक्ट है 1990 का, और दूसरा जो कानून है वो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, जो नाम से क्लियर है कि सर्विसेज पे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो कवानीन बने हैं इसका मेन मकसद क्या है। वो कहता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट अमेंड लॉ रिलेटिंग टू लेवी ऑफ टैक्स ऑन सेल। सबसे पहले तो ये है कि जो सेल्स करते हैं, सेल्स का एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जो कारोबार इन्वेंट्री रखता है, स्टॉक रखता है, वो जब उसको प्रॉफिट कमाने के लिए बेचता है तो उस चीज़ को सेल कहते हैं। उसके अलावा इम्पोर्टेशन यानी इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टेशन एक्सपोर्ट करने के लिए, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर और कंजम्पशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ से पता चलेगा कि इस टैक्स लॉ का ताल्लुक गुड्स की सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग से। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, इसका मकसद है कि ओरिजिनली जब 1951 का कानून था उसका मेन एम्फेसिस सेल्स पे था या सेल पे था। लेकिन जब 1990 में जब वो अपडेट हुआ है और गवर्नमेंट चाह रही थी कि जितनी भी सप्लाई चेन्स हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हों या स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हों या जो है फूड मैन्युफैक्चरर्स हो, सारी सप्लाई चेन, क्योंकि आप देखिए इंपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, आप कह सकते हो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सेल, कंजम्पशन, ये पूरी एक सप्लाई चेन है किसी भी इंडस्ट्री की। तो उस पे टैक्स कलेक्ट करता जाए, और बेसिकली होता ये है कि फिर फाइनल कंज्यूमर से टैक्स के आप और मैं से टैक्स कलेक्ट हो जाता है। वो कह रहा है कि अब जो है ना लॉ रिलेटिंग टू लेवी ऑफ टैक्स ऑन सेल इंपोर्ट, वही बात कर रहा है कि एक तो ज़रूरत थी इस बात की कि पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं और उसके अंदर 1951 का सेल्स टैक्स का कानून था, उसको कंसोलिडेट करके उसको जो है ना इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कवानीन थे उनको एक जगह पे लाने के लिए एक कानून बनाने की ज़रूरत थी, और ये कानून अब बन चुका है। इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड, यानी कि अब ये बन के आपके सामने कानून की शक्ल में आ गया है। यहाँ चैप्टर्स होते हैं। शुरू में बेसिक चीज़ देखेंगे, सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलते हैं दूसरी तरफ। और साथ साथ जो है जो एक ब्रेव अटैम्प्ट हम ये कर रहे हैं कि जहाँ गुड्स की बात होगी और सेल्स टैक्स की बात होगी, तो जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है उस कानून को भी देखें और कंपेयर करेंगे सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस। और चूंकि वो प्रोविंशियल है, यानी पंजाब सेल्स टैक्स को हम देख रहे हैं, हर प्रोविंस का अपना है, सिंध का भी है, केपी गवर्नमेंट का भी है, बलूचिस्तान का भी है। तो इस हवाले से ये एक मॉडल के तौर पे इस कानून को देख रहे हैं। इसी पैटर्न पर आप सिंध का, केपी का, इस्लामाबाद का आप कंपेयर कर सकते हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है पंजाब सेल्स टैक्स को, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ भी आप देखें तो स्ट्रक्चर यही है कि सेक्शन शुरू हो जाएंगे, चैप्टर प्रिलिमिनरी, फिर स्कोप ऑफ टैक्स वगैरह है, फिर पेमेंट है टैक्स की, रजिस्ट्रेशन, बुक कीपिंग, रिटर्न और अपॉइंटमेंट, ऑफेंसेस, अपील। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के पैटर्न की तरह ये भी है, लेकिन ऑब्वियसली इसका स्कोप थोड़ा सा डिफरेंस है। जो चीज़ हमने अभी कंपेयर की थी वहाँ और वहाँ भी इंडेक्स हम देखेंगे, वो ये है कि ये कानून 2012 में आया, और मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि फिर ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया था, और जब सेकंड टाइम चैलेंज हुआ था तो उसमें हमारे भी कुछ क्लाइंट्स थे, उन्होंने उनकी तरफ से हमने चैलेंज किया था। तो एक फ़र्स्ट हैंड आइडिया हुआ था कि ये कानून बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, उसको चैलेंज किया गया था। और सेकंड टाइम फिर गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है और अब आप प्रोसीड करें। तो ये जो एक्ट है इसका क्या मकसद है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर लेवी ऑफ टैक्स ऑन सर्विसेज, और उसी तरह सर्विसेज प्रोवाइडेड, रेंडर्ड, इनिशिएटेड, रिसीव्ड
originated, executed और consumed in पंजाब। तो अगर एज ए बिजनेस आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ सर्विसेज तो होती हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ रेंडर की जाती हैं, उसके अलावा वो सर्विसेज जो पंजाब में इनिशिएट की जाएंगी, यानी उनकी जो सर्विस प्रोविज़न की जो सप्लाई चेन है वो पंजाब से स्टार्ट होगी, उनसे भी रिलेट करता है। और वो सर्विसेज जो शायद और प्रोविंसेस में हैं लेकिन रिसीव करने वाला जो है पंजाब में है, सर्विस प्रोवाइडर शायद सिंध में है, केपी में है, तो उससे रिलेटेड भी है। और ऑरिजिनेटेड का भी मतलब कि यहाँ से, या एग्जीक्यूटेड तो कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, या कंज्यूम्ड क्योंकि कुछ सर्विसेज होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ कंज्यूम होती है। तो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, लेकिन ये जो प्रेम्बियल है ये गाइड कर रहा है कि पंजाब में टैक्स लगाया जाएगा सर्विसेज पे जो प्रोवाइड की जाए। और फिर वो कहता है कि वही बात कर रहा है कि ज़रूरत है लेवी ऑफ टैक्स की ऑन सर्विसेज जो प्रोवाइड हुए, रेंडर हुए, ऑरिजिनेट हुए, कंज्यूम हुए पंजाब में, और उसको और उससे रिलेटेड मैटर्स को, इसीलिए ये कानून इनैक्ट हुआ है। और ये कानून फिर आपके सामने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी और सेक्शन 1 में है। तो ये चैलेंज है कि दोनों कवानीन को देखना, अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये कानून सर्विसेज पर टैक्स लेवी कर रहा है और जो दूसरा कानून है वो गुड्स पे कर रहा है। अब जो बेसिक झगड़ा है वो ये है कि कौन सी चीज़ गुड्स हैं और कौन सी चीज़ सर्विसेज है। तो उसके लिए भी जब हम ये कानून देखेंगे तो ये कवानीन में सर्विसेज और गुड्स की डेफिनेशन है। तो आपने, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने देखना है कि आपके क्लाइंट की जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो सर्विसेज हैं या गुड्स हैं या मिक्स है, मिक्स सिनेरियो भी हो सकता है, और या जो है क्या कहते हैं वो इनमें से दोनों में किसी में फॉल नहीं करते। तो उस मुताबिक फिर आप प्रोसीड करेंगे। सेक्शन 1 जो है हम अब अगली वीडियो में देखेंगे, और सेल्स टैक्स एक्ट का। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो जो नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है वो आप जो है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टैक्स दोस्ती का मकसद ये है कि जो आपकी टैक्सिंग अथॉरिटीज़ हैं, इस केस में एफपीआर है सेल्स टैक्स के लिए, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स के लिए, तो उस हवाले से उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। और अच्छा रिलेशन तब होगा जब जो कवानीन है वो आपको पता हो कि जी क्या कवानीन फ़ॉलो हो रहे हैं, क्या कवानीन आपने फ़ॉलो करने हैं, कौन सी स्पेसिफिक सिनेरियोज आप पे अप्लाई होते हैं। तो ये जनरल कवानीन हैं दोनों, और इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सेक्शन 1 से। ये टैक्स ईयर 2022 के लिए दोनों कवानीन, तो इस वक्त अगर आप देख रहे हैं 30 जून 2022 से पहले, तो ये जो सारी बातें हो रही हैं वो रेलेवेंट होंगी। मकसद होगा कि इसको एज सिंपल करके प्रेजेंट किया जाए ताकि बिजनेस पर्सन्स इसको समझ सकें, वो लोग जो थोड़ा बहुत लॉ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और पढ़ लिख सकते हैं, और वो लोग भी जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखते और या इतने पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स हैं, तो उन सबको गाइड करने के हवाले से और प्रोफेशनल्स तो ऑब्वियसली हेल्प ले सकते हैं। जो स्कोप है दोनों कवानीन का, वो भी हम सारी चीज़ें देखेंगे, जो डेफिनेशंस हैं, जो सारी रजिस्ट्रेशंस हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन आपने एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो कवानीन है उसको आपने फॉलो करना है। अगर आप टैक्स पेयर हैं और आप देखते हैं कि मैं सर्विस लॉ के अंडर आता हूँ, पंजाब में मैं हूँ, और मैं पंजाब में नहीं भी हूँ, सिंध में हूँ, लेकिन मेरी बिज़नेस एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पे आती है, तो आपको रजिस्टर होना चाहिए। अगर आप जो हैं सेल्स टैक्स गुड्स प्रोवाइड करते हैं, पूरे पाकिस्तान में करते हैं या सिर्फ एक शहर में करते हैं, और आप इस कानून के तहत आते हैं, तो आपको रजिस्टर होना चाहिए। तो एक ऑब्जेक्शन जो है ना बहुत कॉमन है और बिल्कुल जेन्युइन ऑब्जेक्शन है टैक्स पेयर्स की, यानी बिजनेस पर्सन्स की, क्योंकि ये बेसिकली, अब हम बिज़नेस लॉ देखेंगे, ये इंडिविजुअल पे अप्लाई तो होता है, यानी आप और मैं जो बिज़नेस नहीं कर रहे, जो सैलरी क्लास है, लेकिन हम फाइनल कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आएंगे। ज़्यादातर ये इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर जैसे आपने शुरू में देखा। तो एक जो जेन्युइन कंप्लेंट है बिज़नेस पर्सनस की, वो ये है कि जब हम
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रजिस्टर होंगे और उस कानून के मुताबिक चलेंगे, और हम गुड्स भी अगर शायद प्रोवाइड करते हो तो हम सेल्स टैक्स एक्ट में एफपीआर के साथ भी रजिस्टर होंगे। तो हमें एफबीआर के पोर्टल पे भी और फिर पीआरए के पोर्टल पे भी हमें अलग अलग मंथली अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी होगी, सर्विस टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी हो। तो अब से नवंबर में 23 नवंबर ऑनवर्ड्स जो है वो एक सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न अवेलेबल होगी, जिसमें अगर आप सिर्फ गुड्स प्रोवाइड करते हैं और ये कानून आप पर अप्लाई होता है तो आप सिर्फ इस कानून के मुताबिक उस रिटर्न को फिल करेंगे। और अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो फिर आप जो एक कंसोलिडेटेड कह लें या सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न जो 23 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है वो आप सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे फिल करेंगे इस कानून के मुताबिक। और अगर आप किसी और उसमें हैं, पंजाब के अलावा सिंध में हैं, तो फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप पंजाब में भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, सिंध में भी, तो फिर आप पंजाब और सिंध के हवाले से उसी रिटर्न के अंदर फाइल करेंगे। वरना ये होता था कि अगर आप पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक महीने की 7 से 9 डिफरेंट टैक्स रिटर्न्स और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स वगैरह आपको फाइल करनी पड़ती थी। अब जो है सारा कंसोलिडेट हो रहा है, कम से कम सेल्स टैक्स रिटर्न के हवाले से विद होल्डिंग स्टेटमेंट, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की उसका अभी नहीं कुछ पता, लेकिन ये जो आप फाइलिंग करते हैं वो मंथली मुख्तलिफ इन कवानीन के तहत वो अब कंसोलिडेट होकर एक सिंगल टैक्स रिटर्न होगी, सेल्स टैक्स रिटर्न, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पे होगी और मल्टीपल प्रोविंसेस हैं। तो इस तरह ये होगा कि एक आप ख़ुद भी देख सकेंगे, आपकी बुक कीपिंग नीड ख़त्म होगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो टैक्स हरासमेंट ख़त्म होगी। क्योंकि जब आप इन कवानीन को फॉलो करते हैं तो आप अपने बिजनेस का डेटा शेयर कर रहे हैं, उसके अंदर आप सबसे सेंसिटिव डेटा सेल्स का है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हैं या गुड्स सेल करते हैं, वो सेंसिटिव डेटा, उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ हद तक एसेट्स वगैरह हैं, तो ये सेंसिटिव डेटा जो है वो टैक्स वाले मिसयूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इस कानून की बात करेंगे और बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, इनकम टैक्स लॉ में भी जो उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जो टैक्स हरासमेंट आती हैं, टैक्स हरासमेंट का मतलब ये है कि लॉ एक चीज़ रिक्वायर नहीं करता, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं किसी वजह से आपसे वो डिमांड करती हैं, जिसका मकसद पर्सनल कलेक्शन होता है, ना कि टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो भी प्रोविंस है उसके लिए। तो ये जो करप्शन है, ये जो पर्सनल कलेक्शन है, इसको हमने रिड्यूस करना है। और अगर आप टैक्स दोस्ती वीडियोस, अब 350 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं और ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्रीज़ की जो सीरीज़ है इनकम टैक्स की हो चुकी है, विद होल्डिंग इनकम टैक्स की हो रही है, और अब ये भी अगले जून तक चलती रहेगी। तो इससे ये होगा कि आपको जब पता होगा कि ये रिक्वायरमेंट या ये प्रोसीजर आप पे नहीं अप्लाई होता है या होता है और टाइम पर आप कर लेंगे, तो आपको एफपीआर या पीआरए या कोई भी टैक्सिंग अथॉरिटी वो चूना नहीं लगा सकती। चूने का मतलब ये हुआ कि आपको तंग नहीं कर सकती, टैक्स हरासमेंट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं अगर आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करना है और आपने जो है क्या कहते हैं एक अच्छा क्लियर कैश फ्लो रखना है, जो फिर आपको एक इंटरनेशनल कंपनी बनाएगा। क्योंकि पाकिस्तान से कोई भी ब्रांड आज तक जो है ना इंटरनेशनल नहीं बन सका। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो कंपनी है एंग्रो जो है लिमिटेड कंपनी है, और वो $1 बिलियन से ज़्यादा की जो है कहते हैं उसकी नेट वर्थ है, और वो वाहिद कंपनी है। तो पाकिस्तान जो इतना टैलेंट्स और रिसोर्सेज से भरा है, उसमें बहुत सारी $1 बिलियन कंपनीज होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, एंग्रो जो है वो पाकिस्तान की वो वाहिद कंपनी है जो $1 बिलियन कंपनी है। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं जो बिलियन रुपी के तो होंगे, यानी कि उनके जो है नेट एसेट्स इतने होंगे, लेकिन $1 बिलियन कंपनी जो है वो कोई भी नहीं है। और जितनी मुल्क में बड़ी $1 बिलियन कंपनीज होंगी, चाहे वो स्टार्टअप्स के तौर पे स्टार्ट हुई हैं या वो जो है रेगुलर बिजनेसेस के तौर पे स्टार्ट हुई हैं, उतना ही मुल्क स्ट्रांग होगा, क्योंकि फिर आप इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल कॉमर्स जो है
उसका एक वाइटल पार्ट होंगे। और सिर्फ एक्सपोर्ट्स बढ़ाना और एक्सपोर्ट्स पे एम्फेसिस देना बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास फैसिलिटी हो मैन्युफैक्चरिंग की, डिस्ट्रीब्यूशन की, लेकिन आप सिर्फ ट्रेडिंग करें और ट्रेडिंग में भी आप मिनिमम स्टॉक पे ट्रेडिंग करें तो आपके प्रॉफिट्स भी कम होंगे, आपकी बिजनेस भी लिमिटेड होगा। तो टैक्स कानून को समझने का मकसद ये भी है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। जहाँ भी पॉसिबल होगा तो मैं हेल्प आउट करूँगा इस हवाले से भी। अभी हम इस वीडियो में पार्ट 2 जो आप देख रहे थे, इसमें हमने बेसिक जो लॉजिक है और कानून की सेंस जहाँ से होती है, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि पंजाब में जो सर्विसेज रेंडर होंगी उस पे टैक्स लगाने के लिए ये कानून बनाया गया, और वो फिर किस तरीके से करेंगे मैनेज, वो सारे हम ये सेक्शंस वन बाय वन करेंगे और पैरेलल में जाएंगे, और जिस तरह नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 1 की तरफ जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए हैं कि कोई टैक्स लॉ भी अनफेयर नहीं है, अनजस्ट नहीं है। सिर्फ आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो होनी चाहिए, एक फेयर रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि आप अपने अकाउंटेंट्स, अपने प्रोफेशनल्स, या आप खुद अगर अपनी बुक्स वगैरह मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है तो आप इसको करें। और ये सारी चीज़ों की बात होगी। आप देख रहे थे पार्ट 2, और आपसे पार्ट 3 में मुलाकात होगी। हम शुरू करेंगे सेक्शन नंबर 1।